हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो ये हमारे जो लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है मशीन डिज़ाइन लेक्चर सीरीज़ का। ओके, तो पिछले दो लेक्चर में हमने कुछ फेजेस ऑफ मशीन डिज़ाइन देखे और देन जो सेकंड वाला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने देखा कि जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन हमने कंसिडर की। ओके, ये लेक्चर मेनली हमारा डिपेंड रहेगा थियोरेटिकल पार्ट्स पे कि एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट क्या है मशीन डिज़ाइन का। बाकी जो पूरे आगे आने वाले जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे या आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं, उसमें पूरा ये जो सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल बेस है। मतलब हम कुछ फार्मूलीज होंगे, उसके ऊपर कैलकुलेशंस हमको करने के। बिफोर दैट ये कुछ थ्योरी पार्ट है जो हम कवर कर लेते हैं जल्दी से। ओके, तो आज का हमारा कंसेप्ट है कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ओके, मतलब हमने फेजेस ऑफ डिज़ाइन देख लिया, जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन देख लिया, उसके जो पॉइंट्स थे इलेबोरेटली हमने एक्सप्लेन भी कर लिए। तो उसके आगे का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है डिज़ाइन कंसिडरेशन और कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ओके, मतलब हमने अभी वो जनरल लेआउट देख लिया है डिज़ाइन कंसिडरेशन के, लेकिन जो हम मटेरियल अभी डिज़ाइन करने वाले हैं या प्रोडक्शन करने वाले हैं, उस उसका उस प्रोडक्ट का मटेरियल क्या होना चाहिए, बराबर। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उस प्रोडक्ट का मटेरियल क्या होना चाहिए। ओके, तो जो अपना प्रोडक्ट का मटेरियल है वो नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड होता है। जो सबसे पहला होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, देन होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, देन मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन, then material properties, service requirement. These are the some of few example important topic or important subtopic. Okay, so इसमें हम बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। तो हम इसमें पहला रहेगा अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। मतलब क्या, हम जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करने वाले हैं उसका मटेरियल रहेगा, रॉ मटेरियल, वो हमको चीपली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। गोट इट, क्योंकि चीपली और इजीली की अवेलेबल होना चाहिए, वो डायरेक्टली हमारा डिपेंड है इकोनॉमिकल कंडीशंस के ऊपर। वो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड से डायरेक्ट हमारा आता है प्रॉफिट या लॉस पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल होता है वो इजीली होना चाहिए मार्केट में, और अबंडेंट होना चाहिए। अबंडेंट मतलब क्या, एम्पल क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। मतलब हमको ज़्यादा एक रिक्स रहता है कि हम ले सकते हैं कि हाँ भाई ये मटेरियल जो अवेलेबल है मार्केट में वो अच्छी तरह है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वाला हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल। व्हाट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ओके, तो हमने पहला देख लिया कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल मतलब क्या, अवेलेबिलिटी हमने देख लिया। तो आगे का उसका सेकंड कंसर्न टॉपिक आता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या होना चाहिए। मतलब उसका मटेरियल कॉस्ट हाई नहीं होना चाहिए। ओके, अगर हमारी मटेरियल कॉस्ट हाई जा रही है तो क्या, अगर पूरा उस पर डिपेंड आए, उसका जो पूरा इफेक्ट आएगा वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट पे आएगा। ओके, द मटेरियल सिलेक्टेड इन सच ए वे दैट द कॉस्ट शुड बी मिनिमम and easily available. The total cost include cost of material, cost of processing, cost of material in most of the cases, cost of raw material account for the 50% of finished cost. Okay, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा रॉ मटेरियल हमको लेना है मार्केट से, उसका वो जनरली उसका जो कॉस्ट होता है वो पूरे ओवरऑल प्रोसेसिंग कॉस्ट के 50% होता है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल होना चाहिए वो अबंडेंट होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही मेन डिपेंड होता है कि हमको कितना खर्चा आगे आने वाला है। ओके, मतलब यहाँ दिया है कि भाई लाइक 50% वो फिनिश कॉस्ट के ऊपर लगता है, मतलब कम बेश इतना ही लगता है, 50 60 40 इतना ही लगेगा। सो मेन क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल शुड बी मिनिमम। मतलब हमारा जो कॉस्ट रहेगा मटेरियल का, हम जो मार्केट में से लेने वाले हैं, वो मिनिमम रहना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को बेचने से हम प्रॉफिट कमाया जा सके। ओके, उसको फिनिश प्रोडक्ट में बदलने के बाद उसको हम प्रॉफिट कमा सके। गॉट इट। देन नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन। ओके, उसमें क्या आएगा, द मेथड ऑफ प्रोसेसिंग
the material also affect the properties of the compound. E.g. forged compound can be stronger than the casted compound. Okay, different types of working process may be different types of fiber structure. However, investment casting can be provide precise dimension at low cost in comparison to the machine component. मतलब क्या है, इसका मतलब क्या आएगा समझ लीजिए कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहेगी, ओके, उसके ऊपर भी हमारा डिपेंड रहता है कि भाई हमारा कॉस्ट क्या आने वाला है, हमको मैन पावर कितनी लगने वाली है, मतलब ओके, उसको मटेरियल जो प्रॉपर्टीज रहेगी उसकी वो भी अफेक्ट करती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के। मतलब अगर कास्टिंग का प्रोडक्ट है, अगर फॉर्जिंग का प्रोडक्ट है, ये जो प्रोसेस है कास्टिंग फॉर्जिंग, आपको मशीन सॉरी मैन्युफैक्चरिंग में ये पूरा डिटेल आएगा कि नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, जैसे मशीनिंग प्रोसेस होती है, कास्टिंग प्रोसेस होती है, फॉर्जिंग प्रोसेस होती है, वो आपको डिटेल मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। इनके ऊपर भी हमारा कॉस्ट वगैरह ये जो फैक्टर्स होते हैं ये डिपेंड होते हैं। ओके, क्या इसके ऊपर भी वो डिपेंड होते हैं। देन नेक्स्ट आएगा हमारा मटेरियल प्रॉपर्टीज। ओके, क्या मटेरियल प्रॉपर्टीज टू सिलेक्ट द सुटेबल मटेरियल फॉर स्पेसिफिक कंडीशन। ओके, देखो ये जो मटेरियल प्रॉपर्टीज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से हम पहले भी जो हमारे 2 लेक्चर इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें क्या है कि जो हमको प्रोडक्ट का सर्विस आने वाला है उसके अकॉर्डिंगली ही हमको उसका मटेरियल सिलेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा उसका यूज़ हेवी एप्लीकेशन में है और आप जो उसको बनाने के लिए जो आपको मटेरियल ले रहे हो जो लाइट है, इसका मतलब वो फेल हो जाएगा। ओके, इसका मतलब वो फेल हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। दैट्स मीन्स हमारा जो उसको पूरे डिज़ाइन का वो जिसको हमने ताम झाम किया, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो जो हमारा सर्विस देने वाला है कंपोनेंट, उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे कि भाई उसका कौन सा मटेरियल फिजिबल रहेगा, कौन सा मटेरियल अच्छा रहेगा, उसके हिसाब से उसका हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। गॉट इट? ओके, उसके आगे आएगा हमारा कि सर्विस रिक्वायरमेंट। ओके, क्या सर्विस रिक्वायरमेंट, उसमें क्या आएगा, सर्विस रिक्वायरमेंट में क्या आता है भाई कि देखो अकॉर्डिंग टू application of the mechanical properties or the factor considered the dimensional stability, strength, toughness, heat resistance, hardness, ductility, toughness, resistivity, creep, hardness and malleability etc. ओके, मतलब देखिए ये जो अब हमने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ देखिए, अगला वाला हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इसी प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन करने वाला। आप सिर्फ अभी इतना ध्यान में रखिए कि भाई वो कितनी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए उस कंपोनेंट में जितना कि हम यूज़ कर सके। ओके, आप इतना ही ध्यान में रखिए। अभी इसका जो अगले वाला टॉपिक है मैं ये सब जो डेफिनेशन सब जो अभी टर्म्स हमने बताई, स्ट्रेन बताई, टफनेस बताई, हीट रेजिस्टेंस बताया, वो हम 1 बाय 1 अगले वाले टॉपिक में हम उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, देन अगला हमारा उसी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा, ये जो आपको ये जो डेफिनेशंस आएगी अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ओके, मैंने अभी देखा ये टोटल 11 प्रॉपर्टीज बाई 11-12 प्रॉपर्टीज़ होती आपके सिलेबस में इतनी है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होता है, मटेरियल का जो कंडीशंस होता है, किस कंडीशंस में हम यूज करने वाले इनको डिफाइन करती है। ओके, तो आपके एग्ज़ाम में ये प्रॉपर्टीज़ का डेफिनेशन पूछेंगे 2-2 मार्क्स के लिए, पूछ सकते हैं आपको, या उनके डेफिनेशन पूछेंगे, या अगर कुछ डायग्राम रहेगा तो डायग्राम पूछेंगे। तो बट ओवरऑल देखा जाए पूरे आपके सिलेबस के हिसाब से इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रहेगा ये डेफिनेशन। और इसमें से जो कुछ डेफिनेशन है उसने वो डेफिनेशन आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम का सब्जेक्ट है उसमें भी पढ़ी होगी। ओके, सो लेकिन हम फिर भी यहाँ वो जो पूरे डेफिनेशंस रह गई उनको हम बारी बारी देखने वाले हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या है क्या नहीं देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, अभी पहले देखते हैं प्रॉपर्टी, देखते हैं स्ट्रेंथ। ओके, आपको अभी एक एक एक्सप्लेन कर देता हूँ स्ट्रेंथ क्या होती है। ओके, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस विदाउट ब्रेकिंग एंड यील्डिंग। ओके, प्लीज़ आप ध्यान दीजिए अभी क्या है। ओके, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स विदाउट ब्रेकिंग और यील्डिंग। मतलब क्या, स्ट्रेंथ क्या होता है, अगर हम किसी बॉडी को ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, ओके,
तो जो बॉडी उसको रेजिस्ट करती है, वो रेजिस्ट करने की उसकी ताकत कितनी है। एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स को किसी बॉडी पे समझ लीजिए सिंपली, अगर मैं किसी बॉडी को पुश कर रहा हूँ, ओके, किसी बॉडी को मैं पुश कर रहा हूँ, तो पुश करते वक्त उसका शेप चेंज नहीं होता है ना, बराबर, शेप चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी जो मैंने उसको फोर्स लगाया है, पुश किया है, वो भी मेरे को फोर्स लगा रही है। इसका मतलब आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा होगा, बराबर। थर्ड लॉ में क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वैसे ही कुछ है। मतलब क्या, जो हम फोर्स लगाने वाले हैं बॉडी पे, उसकी वजह से वो अपने आप को अपना शेप चेंज नहीं करने देगी। क्या, जो हम फोर्स लगाने वाले हैं उसकी वजह से जो वो अपने आप का शेप चेंज नहीं करने देगी, वो उसी कंडीशन में रहने का ट्राई करेगी। तो वो बॉडी मैंने जो फोर्स लगाया उसको भी रेजिस्ट करेगी, तो उस रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं स्ट्रेंथ। आया ध्यान में? क्या मतलब, क्या कि भाई मुझे चेंज नहीं होना है, उसके लिए जो रेजिस्ट करने वाली है, उसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। ओके, आया ध्यान में? दूसरा हमारा टॉपिक डेफिनेशन रहेगा फटीग। व्हेन अ मशीन कंपोनेंट is subjected to a machine component is subjected to repeated stresses, it fails at stress below the yield point stress। ओके, मतलब क्या, देखिए ये क्या होता है, रिपीटेड जो स्ट्रेसेस होते हैं, मतलब क्या, किसी पॉइंट में कम हो जाएगा, किसी पॉइंट में ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये वाली साइकिल ज़्यादा चलती रहती है, मतलब कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। ऐसे 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 चलता रहेगा वो, कि क्या रहेगा, ओके, ऐसा 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 चलता रहेगा, ये रहेगा हमारा मेन पॉइंट। उसमें देखो यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, थोड़ा बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा। मतलब क्या, ये जो रिपीटेड स्ट्रेसेस है, क्या बोला मैं, रिपीटेड स्ट्रेस मतलब 10 हुआ 15 हुआ, फिर 10 हुआ 15 हुआ, 10 हुआ 15 हुआ, 10 हुआ 15 हुआ, दिस आर द रिपीटेड स्ट्रेसेस। ओके, तो इस रिपीटेड स्ट्रेसेस की वजह से बॉडी जल्दी फेल हो जाती है। है ध्यान में? क्या, इन रिपीटेड स्ट्रेसेस की वजह से बॉडी जल्दी ही फेल हो जाती है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे पहला बॉडी फेल हो जाती है। इस पूरे फिनोमेनन को बोलते हैं फटीग। ओके, और जो फेल जो होती है उस पॉइंट के नीचे जो फेल होती है उसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। ओके, इसका आगे हम पूरा देखेंगे क्या है इम्पोर्टेंट, और आपने मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में भी उसको देखा होगा, मटेरियल साइंस प्रॉपर्टीज़ में उसको यील्ड पॉइंट को हमने देखा होगा। ओके, उसके आगे आएगा इलास्टिसिटी। देखो इलास्टिसिटी क्या रहता है, it is the property of material, okay, it is a property of material which enables it to regain, which enables it to regain, ये सबसे important word है, enables it to regain its original shape after the application of external load। okay, मतलब क्या, हमने बॉडी को किसी फोर्स से अप्लाई कर दिया, ओके, बॉडी को फोर्स से अप्लाई कर दिया, उसका शेप चेंज हो जाएगा, बट जैसे ही आप अपना फोर्स रिमूव करोगे उस बॉडी से, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। क्या, जैसे ही आपने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, उसका शेप चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, और जैसे ही हमने वो फोर्स रिमूव कर दिया, वो उसका पहले वाली फोर्स उसका जो पहले वाला शेप रहेगा उसी पे आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। ओके, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है प्लास्टिसिटी। क्या, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच रिटर्न ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द प्रोड्यूस अंडर लोकल परमानेंटली। मतलब क्या, जो हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं और उसकी वजह से जो उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है परमानेंट। डिफॉर्मेशन मतलब क्या, चेंज ऑफ शेप। क्या, डिफॉर्मेशन मतलब क्या, चेंज ऑफ शेप, मतलब वो परमानेंट रह जाता है, जो हमारी फोर्स की वजह से जो उधर डिफॉर्मेशन हो जाता है और चेंज ऑफ शेप हो जाता है, वो परमानेंट रह जाती है, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ओके, मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी और प्लास्टिसिटी वो अपोजिट टर्म है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जैसे हम फोर्स रिमूव करते हैं, वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन या ओरिजिनल अपना जो शेप है वो रिगेन कर लेता है, उस ओरिजिनल शेप में जाता है। प्लास्टिसिटी में वैसा नहीं होता है, जो हमने फोर्स लगा दिया, जो उसी कंडीशन में रह गया उसी कंडीशन में रह जाएगा, उसका शेप चेंज बाद में नहीं होगा, उसको बोलते हैं
प्लास्टिसिटी, वो अंडर परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाता है। ओके, मतलब कि अंडर परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके ओके, तो नेक्स्ट वाला हमारा डेफिनेशन रहेगा अभी, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, स्टिफनेस। ओके, स्टिफनेस। ओके, स्टिफनेस क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर द स्ट्रेस। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द फोर्स इज मेजर ऑफ स्टिफनेस। ओके, ये अभी आपको ध्यान में नहीं आएगा। जो स्टिफनेस वाली प्रॉपर्टीज़ है वो स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग पता होगा ना आपको, स्प्रिंग स्प्रिंग के लिए होती है अंडर द स्ट्रेस। ओके, मतलब क्या, जो इलास्टिक लिमिट में जो हम स्ट्रेस आने वाला है उसको जो रेजिस्ट करने वाला है उसको बोलते हैं स्टिफनेस बोलते हैं। आप सिर्फ इतने डेफिनेशन ध्यान में रखिए, ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है उधर। ओके, वो जब आप पढ़ेंगे स्प्रिंग नाम का चैप्टर, उसमें आप पूरा डिटेल उसमें देखेंगे क्या है क्या नहीं। अभी आप स्टिफनेस में इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट एनेबल्स इट टू ड्रॉ इनटू इलोंगेटेड वायर्स और इन द फॉर्म ऑफ विथ एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। क्या, अगर सुनिए, किसी प्रोडक्ट को हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे, टेंसाइल फोर्स का मतलब होता क्या है? देखो, ये अगर हमने ऐसा ब्लॉक ले लिया, ओके, इसको अगर इस डायरेक्शन में खींचेंगे और इस डायरेक्शन में खींचेंगे, एट द सेम टाइम ये रहेगा हमारा टेंसाइल फोर्स। ओके, अगर इसको अगर ऐसा दबाएंगे, इसको भी ऐसा दबाएंगे, ये रहेगा हमारा क्या रहेगा? कंप्रेसिव फोर्स। आया ध्यान में? टेंसाइल की वजह से इस प्रोडक्ट को हम अगर खींचेंगे तो वायर फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या? वो वायर फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। आया ध्यान में? क्या, टेंसाइल फोर्स की वजह से किसी प्रोडक्ट को हम अगर खींचते हैं तो वो वायर फॉर्म में प्रोड्यूस होने लगता है। वायर्स आपने देखे हुए ना, वायर्स, तो उसी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा ब्रिटलनेस। ओके, ब्रिटलनेस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द मटेरियल विद लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर रप्चर। देखो, ब्रिटलनेस ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ज़्यादा फोर्स अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगने नहीं देती, मतलब कम फोर्स पे ही वो ब्रेक हो जाता है प्रोडक्ट। क्या, ऐसी प्रॉपर्टी है विथ लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन। अगर थोड़ा सा ही अगर ब्रिटल कोई हम लेते हैं कंपोनेंट, उसमें थोड़ा सा ही अगर उसका शेप चेंज हो गया, वो शेप चेंज होते ही उसका प्रोडक्ट टूट जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। ओके, ज़्यादा उसमें वो फोर्स सस्टेन करने की ताकत नहीं होती है। अगर वो किसी लिमिट तक सस्टेन करता भी है, अगर वो उसमें उस फोर्स की वजह से उस प्रोडक्ट में अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन मतलब चेंज ऑफ शेप हो रहा है, तो वो टूट जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी रहेगी हमारी मेलिएबिलिटी। क्या? मेलिएबिलिटी। ओके, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which enables it to undergo change in shape and size without rupture under the application of external load is called malleability. Okay, देखो, malleability का सिंपल मतलब क्या होता है? उसको हम अगर इसी प्रोडक्ट को अगर शीट फॉर्म में, पतरा देखा होगा आपने, पतरा पतरा बराबर, अगर इस फॉर्म में हम उसको अगर ला सकते हैं तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। मतलब हम उसको एक पूरे प्रोडक्ट को हम शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मैं सिंपल है, आप इसे ध्यान में रखिए। देखो, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है कि हम उसको वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलेबिलिटी क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा उसको हमको शीट फॉर्म में उसको कंसिडर कर सकते हैं। क्या? शीट, शीट होता है ना, शीट, पतरा पतरा बोलते हैं उसको, उसी फॉर्म में उसको हम ला सकते हैं। दिस इज मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट रहेगा हमारा रेजिलेंस। क्या? रेजिलेंस, द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्सॉर्ब एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट, इट्स कॉल्ड रेजिलेंस। ओके, क्या मतलब? क्या, जो हमारा इलास्टिक लिमिट रहेगा। ओके, क्या, जो हमारा इलास्टिक लिमिट रहेगा, इलास्टिक लिमिट क्या है क्या नहीं, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हमको पूरा पढ़ने को मिलता है और आपको हो भी गया होगा मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में। ओके, क्या, मटेरियल प्रॉपर्टी उसका हो भी गया होगा। तो जो इलास्टिक रीजन तक जो हम एनर्जी एब्सॉर्ब करता है कंपोनेंट, क्या, इलास्टिक रीजन तक जो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है कंपोनेंट, देखो ऐसे वाली डायग्राम रही होगी, आपने देखा होगा, ऐसे डायग्राम रही होगी, ये स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेन रहेगा, ऐसी वाली डायग्राम रहती है। तो जो इलास्टिक रीजन तक जो
एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है उसको बोलते हैं रेजिलेंस। आपको डेफिनेशन डायरेक्ट रट लेनी है, आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। ओके, द नेक्स्ट आएगा मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। ओके, इट इज defined as the amount of energy absorbed per unit volume or material when loaded within the elastic limit। सेम है रेजिलेंस का, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब होने वाली रेजिलेंस तक और पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब उसको डिवाइड बाय वॉल्यूम करना है, तो वो जो वैल्यू आने वाली है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। ओके, आपको ये पूरा डेफिनेशन रट के रखना है, आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए इनमें से कोई भी आने ही आने वाला है। ये पूरे डेफिनेशन जो देखे हमने, इसमें कुछ आने ही आने वाला है। क्या है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस? एनर्जी एब्सॉर्ब विद इन इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या? एनर्जी एब्सॉर्ब इन इलास्टिक लिमिट और विद इन इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम। गॉट इट? ओके, देन लास्ट वन हमारा आता है द प्रूफ रेजिलेंस। क्या? द प्रूफ रेजिलेंस, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी stored in the material up to the elastic limit is called proof resilience। क्या होता है? जो एनर्जी स्टोर होती है कंपोनेंट में इलास्टिक लिमिट तक, जो हम फोर्स लगाते हैं, जो हम प्रेशर लगाते हैं उसके ऊपर, उसके वजह से उसमें एनर्जी स्टोर होती है, उसका जो मैक्सिमम लिमिट होता है। क्या? उसका जो मैक्सिमम लिमिट होता है, मतलब कितना एनर्जी वो अपने इलास्टिक फॉर्म में खुद में स्टोर कर सकता है वो कंपोनेंट, या सह सकता है। मतलब क्या? वो उसका पेशेंस कितना है, हम जो कितना फोर्स लगा रहे हैं, वो कितना फोर्स को पेशेंसली कितना उसको क्या बोलते हैं, उसको सस्टेन कर पा रहा है। ये जो उसको जो मैक्सिमम एनर्जी का जो अमाउंट होता है, उसको उसी को बोलते हैं हम उसका प्रूफ रेजिलेंस। देखो, आज जो हमने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आज हमने जो ये डेफिनेशंस लिए, इन डेफिनेशन में आपको पूरा एग्जाम में कोई ना कोई डेफिनेशन आने वाली पूछी जाएगी। और ये अगर ये पूरा जो डेफिनेशन रहेगा, आपको पूरा जो हम आगे चैप्टर सीखने वाले हैं उसमें से कोई ना कोई आपको आगे दिखेगी। जैसे स्टिफनेस आएगा स्प्रिंग में। ओके, तो ये आगे पूरा एक एक डेफिनेशन आपको एक और जो उसका यूजेस है वो क्लियर होता जाए। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आगे के लेक्चर के लिए हम आगे और उसके पॉइंट डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली, तो ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का जो ये हमारा लेक्चर था, ये हमारा 3rd लेक्चर था। उसमें सिर्फ आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। बाकी जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स है उसमें भी देखो, ये चैप्टर पूरा हमारा थ्योरी वाला रहेगा। ओके, थ्योरी के चैप्टर में हम थ्योरी के जो हमारा अभी आएगा, मतलब ये चैप्टर जो रहेगा थ्योरी का, उसमें इम्पोर्टेंट एक ही रहेगा कि आपको अगर ये थ्योरी आती है तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिल जाती है। ओके, क्योंकि बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो आप न्यूमेरिकल पे भी ध्यान रखना है और थ्योरी पे भी ध्यान रखना है। तो थ्योरी इस चैप्टर से आपको आएगी ही आएगी, ये आप लिख के रखिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, हम रुकते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके।